काल। हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और सबसे पहले आप सभी को हमारी हेलो डीडी की टीम और साथ ही साथ पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से प्रकाश पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यही कामना है हमारी कि आपकी ज़िंदगी में समृद्धि बनी रहे, खुशियां आती रहे, आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसी के साथ आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रकाश पर्व के बारे में और साथ ही साथ आखिर क्या महत्व है प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे जीवन में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है श्री ज्ञानी दिलीप सिंह जी को, जो कि पूर्व अध्यक्ष है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी हमीदिया रोड भोपाल से। आप हमारे साथ बात करेंगे प्रकाश पर्व के बारे में। हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसी के साथ दर्शकों आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर लखन गुरु का, जो कि योग गुरु है, चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के जो विषय हैं वो आपको पता चल ही गए हैं। प्रकाश पर्व से संबंधित, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है, प्रश्न है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम यही जानते हैं ज्ञानी दिलीप सिंह जी से कि आखिर प्रकाश पर्व के और क्या-क्या नाम है। जी, प्रकाश पर्व के और क्या-क्या नाम से जाना जाता है इसे? गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का अवतार पर्व, प्रकाश पर्व और प्रगट पर्व के रूप से मनाया जाता है। जब संसार के अंदर अत्याचार जुल्म इतने बढ़ जाते हैं और दुनिया इतने दुखी हो जाती है, दुखी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है। संसार ने परमेश्वर के ऊपर अपना निवेदन किया कि हम जनता बहुत दुखी है। तो परमेश्वर जब भी संसार के अंदर ऐसे अत्याचार जुल्म होते हैं तो किसी ना किसी महापुरुष को अंदर संसार के अंदर भेज के उसका निवारण करते हैं। सुनी पुकार दातार पाप गुरु नानक जग माहे पठाया। परमेश्वर ने गुरु नानक जी को बुलाया और कहा कि मेरा नाम परमेश्वर है, आपका नाम गुरु परमेश्वर। आप संसार में जाकर सच का नाम, सत नाम का उपदेश सारी दुनिया को सुनाओ, सांझी वालता का संदेश, प्रेम का संदेश और मेरा नाम सब दुनिया के अंदर जपाओ जाके। जो मेरे नाम को सिमरन बंदी को भूल चुके हैं उनको परमेश्वर की बंदगी से के साथ लगा जाको। इस उपदेश के देखते हुए सब संसार के अंदर, सब गुरुद्वारों के अंदर गुरु जी ने जो संसार में आकर उपदेश दिया, संसार दिया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सभ्य सांझी वास सदायन कोई न दिसे बहरा जियो। एक पिता एकस के हम बारक। जितने भी मनुष्यता है उनका पिता एक है और उसका संदेश देने के लिए जो गुरु जी ने संदेश दिया जगह जगह जाकर, इसीलिए उनके जन्म पर्व पर जो कत्तक की पूर्णमासी में उनका प्रकाश पर्व होता है तो सभी गुरुद्वारों में ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है उनका उपदेश देने के लिए। बिल्कुल, तो हम सभी एक परमात्मा की संतानें हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी हम बात करेंगे कार्यक्रम में। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में योग का क्या महत्व है, आखिर लोग जो अगर योग करते हैं तो क्या लाभ मिलता है इसका, ये हम जानते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये दोनों जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में तनाव लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है। इसलिए यदि आप देख रहे हैं कि इस समय योग जो है लोगों से दूर नहीं है, लगातार योग के सेशंस होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से भी आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में योग को अपनाया जा चुका है। योग के माध्यम से लोग शारीरिक, मानसिक और वैचारिक बीमारियों को दूर कर रहे हैं जी। यदि आप नित्य प्रतिदिन योग करते हैं तो निश्चित तौर से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और कहीं ना कहीं आप वैचारिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। जितना ज़्यादा आप वैचारिक रूप से स्वस्थ रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा समाज अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा और परिवार में लगातार लोग शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग सुबह से उठ करके योग और प्राणायाम कर रहे हैं।
जितना ज़्यादा योग प्राणायाम को निरंतरता के साथ करेंगे उतना ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेंगे। जी। और इस समय तो लोग जो है लो बीपी हो, हाई बीपी हो, थायराइड की समस्या हो, ओवर ओबेसिटी की समस्या हो, जी। ये तमाम चीज़ों को जो है योग के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिकता के साथ ठीक किया जा रहा है। यदि किसी को थायराइड हो गई तो उसके लिए उज्जाई प्राणायाम की सलाह दी जाती है कि जी। उज्जाई प्राणायाम करे, और इस तरह से उसको थायराइड की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए उज्जाई प्राणायाम। तो बहुत सारे जो प्राणायाम हैं वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं शरीर को स्वस्थ लाभ देते हैं। एक ऐसी औषधि है जिसमें आपको पैसा कुछ भी नहीं लगता, जी बस हाँ। एक लगन लग जाए। योग के प्रति यदि इंसान की लगन लग जाती है वो तो निरंतर जीवन भर स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित, हाई बीपी है या फिर आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड शुगर है, ये बढ़ा रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर और भी अगर कोई अन्य समस्या है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक पद्धति द्वारा जो इलाज है वो किया जाता है। साथ ही साथ गुरु नानक जयंती हम सभी मिलकर मना रहे हैं, तो आखिर कैसे मनाया जाता है, किस प्रकार से लोग मिलते हैं, ये हम जानते हैं। जी, कैसे मनाई जाती है गुरु नानक जयंती? गुरु नानक प्रकाश दिहाड़ा जो कत्तक की पूर्णमासी में आता है, उस दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर श्री अखंड पाठ साहब की प्रमुखता होती है, जिसकी समाप्ति 48 घंटे लगातार पाठ होता है। 48 घंटे के बाद गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की समाप्ति होती है। उसके उपरांत आरती होती है, उपरांत गुरबाणी कीर्तन, कथा व्याख्यान, गुरु नानक देव साहब जी के जो उपदेश है, आदेश हैं वो सुनाए जाते हैं। उपरांत उसके बाद कड़ा प्रसाद बांटा जाता है, गुरु का लंगर बांटा जाता है। सभी अलग अलग हजारों यात्रु संगत पहुंचकर एक गुरु नानक देव के संदेश को सुनते हैं और वो अपने जीवन के अंदर घड़ाते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। जी, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश चंद द्विवेदी जी। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। मेरा योग से संबंधित सवाल है कि आज की दिनचर्या में जैसे लोग लेट नाइट तक सोते हैं, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाते, फिर ऑफिस जाना पड़ता है, तो क्या योग करना जरूरी है या शाम को भी किया जा सकता है इसमें? जी लखन बिल्कुल जी। सही सवाल आपका किया है, क्योंकि आज जो है व्यक्ति जो है लगातार व्यस्त है अपने कामों को लेकर के। को बहुत सारे लोग हैं जिनकी दिनचर्या लेट नाइट तक रहती है और काम की वजह से वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शाम को भी आप जो है योग और प्राणायाम अपने ऑफिस में कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक जो खाना खाने का जो गैप है 3 घंटे 4 घंटे का, यदि आपको लग रहा है गैप है, तो उसमें आप प्राणायाम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। कुर्सी पे बैठ करके यदि इस तरह से आप कोई प्राणायाम करते हैं, तो इतना आप कर सकते हैं, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको कहते हैं। तो इसको आप ऑफिस में बैठ करके कर सकते हैं। ये मानसिक तनाव को भी दूर करेगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो वैचारिक स्थितियां बन रही हैं, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो ऑफिस में काम करने की क्षमता है, वो आपकी बढ़ेगी। और इस तरह से आप जब खाना खाने के बाद जैसे कि वज्रासन में बैठ सकते हैं। कई बार ये होता है कि अब कैसे बैठे, लेकिन शर्म के मारे लोग ऑफिस में वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाएं कि टहलते जाएं। कई बार होता है कि ऐसी स्थिति बनाए कि बैठ सकते हैं। तो जब हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो वज्रासन में आप खाना खाने के बाद ज़रूर बैठें, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। और प्राणायाम तो ऑफिस में जो है आराम से किया ही जा सकता है अपने स्वास्थ्य को लेकर। इससे जुड़े और भी कई सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है नंद स्वरूप जी? हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि किसान आदमी काफी मेहनत करता है, तो उसको कौन कौन से व्यायाम करने की जरूरत है? क्योंकि योग से होते हैं निरोग, व्यायाम अगर मिलता है तो मिलता है काफी आराम। जी बिल्कुल। तो अगर कोई किसान है तो उन्हें खास तौर पर कौन से आसन है या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा, जय जवान जय किसान। हम तो यही कहेंगे कि किसानों से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। यदि किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो हम सब शहर के लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए किसान हम सब के लिए वैसे भी पूजनीय है। परमपिता परमेश्वर भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के किसानों को स्वस्थ रखे। और किसान जो है कहीं ना कहीं फसल नष्ट हो गई है, कभी ऐसी स्थिति आ गई तो वो भी तनाव में आ जाते हैं।
कई बार उनके ऊपर कर्ज भी हो जाता है तो भी उनको तनाव में आ जाता है। तो तनाव किसी भी व्यक्ति को कभी भी आ सकता है। इसको दूर करने के लिए आप किसान भाई बिल्कुल जो है अपनी खान पान की दिनचर्या अच्छी रखें। वैसे तो आप लोग शुद्ध हवा शुद्ध ऑक्सीजन लेती हैं, लेकिन कभी कभी तनाव की वजह से भी आपको बीमारियां आ जाती हैं। कई बार आपका जो खाने का जो सिस्टम है, जो संतुलित भोजन है, जो सभी तरह के उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन हमको होना चाहिए। कई बार गांव में हम देखते हैं कि एक ही एक सब्जी को लोग खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने खान पान में भी जो है हमारे किसान भाई इसका ध्यान रखें। और खाना खाने के बाद तो किसान भी जो है इस तरह से बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं किसान भाई, इससे आपके डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। और आप जितनी उछल कूद करते हैं किसानी के दौरान, जितनी एक्सरसाइज करते हैं, स्वतः ही वो एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि किसान भाइयों को गांव में भी कई सारी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, लो बीपी हो जाती है, हाई बीपी हो जाती है, और मधुमेह जिसे कहते हैं डायबिटीज़ हो जाती है। तो इस समय डायबिटीज़ ने तो यूँ समझ लिए कि घर घर में कब्जा कर लिया है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जो है खाना खाने से पहले आप आधा घंटे पहले जो है मेथी पाउडर उसको खाइए। मेथी पाउडर खाएंगे थोड़ा सा 1-2 चम्मच जब खाएंगे पानी के साथ, उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो निश्चित तौर से यदि किसी को डायबिटीज़ की समस्या है तो वो दूर होने लगेगी। वो 12 प्रकार की जो योग हैं, पश्चिमोत्तासन है, वज्रासन है, हलासन है, ये तमाम आसनों को करने से जो है किसान भाइयों की डायबिटीज। तो जो ये मेथी दाने का पाउडर है, तो ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है या फिर कुछ ऐसा है किसी को किसी तरह की बीमारी है तो वो व्यक्ति नहीं ले सकता है इसे? स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, क्योंकि ये एक तरह का एक प्रिकॉशंस रहता है कि हमें डायबिटीज़ जो है शरीर में घर ही ना करे। तो इसके लिए यदि हम एक चम्मच मेथी पाउडर लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ कभी आएगी नहीं, और यदि आ गई तो मेथी पाउडर लेने से कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में ये बहुत सहायक है। जी लखन जी, जैसा कि हमने देखा है नंद स्वरूप मिश्रा जी का सवाल भी था, और जो किसान होते हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इनको क्या अलग से कुछ व्यायाम करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इन्हें करनी चाहिए आसन के अलावा? हाँ देखिए, एक्चुअली लगातार किसान काम करते हैं, क्योंकि काम एक अलग चीज़ है और आसन और योग एक अलग चीज़ है। क्योंकि योग के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्थिरता आती है। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, उतना ज़्यादा हम वैचारिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और वैचारिक रूप से स्वस्थ होना, चाहे वो किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्कूली छात्र छात्राएँ हों, कोई भी व्यक्ति हो, वैचारिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों को भी योग और प्राणायाम निरंतर करना चाहिए ताकि वो भी स्वस्थ रह सकें। जी, तो जो लोग वैसे भी कसरत करते रहते हैं, लेकिन जो योग है पद्धति ये अलग है, इसको भी हमें समय देना चाहिए जिससे हम शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी स्वस्थ रह सके। इसके साथ ही गुरु प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं, गुरु पर्व मनाया जा रहा है, और ऐसे में क्या कुछ जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं गुरु नानक जी की जो कि हमारे जीवन में काफ़ी प्रकाश डालती है, ये भी हम जानते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कोई किस्से आप सुनाना चाहें ज्ञानी जी? गुरु नानक देव जी का 555 का ये प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। जब गुरु नानक जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिताजी ने सोचा कि नानक चुप चुप करके रहता है, कोई काम नहीं करता, इसको किसी काम में लगाना चाहिए। तो पिता ने 20 रुपए दिए कि बेटा जाओ बाजार से सामान राशन लेके आओ, उसके कमाई करो, 20 रुपए के 21 बनाओ, 22 बनाओ, व्यापार करो। तो गुरु नानक देव जी उनके साथ बालाजी साथ गए। जब रास्ते में सामान लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको 6-7 साधु मिले। वो साधुओं ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा पिताजी ने 20 रुपए दिए हैं, राशन लाऊंगा, कमाई करूंगा। और उन्होंने कहा साधुओं ने कि बेटा हम तो इतने दिन से भूखे हैं, हमें तो भोजन नहीं खाया। तो गुरु नानक पातशाह ने वो 20 रुपए का राशन ला के, भोजन में ला के, खाना में ला के उनको खिला दिया 20 रुपए का। और गुरु नानक ने सोचा कि ये इससे सच्चा सौदा क्या हो सकता है। मेरे पिता ने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था। जब वो घर पे आए, डरते डरते आए, तो पिता ने पूछा भी बेटा क्या सामान लाए? तो बालाजी ने बताया कि नानक ने तो 20 रुपए लुटा दिए। उन्होंने भूखे साधुओं को भोजन खिला दिया। तो पिता ने 2 थप्पड़ मार दिए गुरु नानक ने। वो 20 रुपए का जो व्यापार किया था, सच्चा सौदा किया था, आज जब से सभी गुरुद्वारों में ये लंगर 20 रुपए का लंगर जो चलता है वो खत्म नहीं हो रहा। सब दुनिया लाखों करोड़ों लोग ये लंगर खाते हैं। ये गुरु नानक की देन है।
वाहिगुरु। जी, कितनी अच्छी बात है। इसके पीछे की कहानी भी अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि लंगर खाने के लिए लोग जाते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, ये भी हमें पता चल गया है। इसके साथ ही विपिन जी सागर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। लखन गुरु जी से इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। विपिन जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। मेरा सवाल ये था मैम कि योग करने का क्या उचित समय सिर्फ सुबह ही रहता है या फिर कभी भी टाइम मिले तो योग किया जा सकता है? जी, अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है योग के प्रति आपकी लगन है। परमपिता परमेश्वर आपको बिल्कुल निरंतर स्वस्थ रखे और योग के प्रति आपकी लगन इसी तरह की बनी रहे। अब आपका चूंकि सवाल ये है कि योग का पर्टिकुलर समय है, तो निश्चित तौर से योग का जो समय है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही अति उत्तम बताया गया है। लेकिन योग को जो है आप 4-5 घंटे के भोजन का जो गैप दे करके किसी भी समय कर सकते हैं। शाम को भी आप योग कर सकते हैं, बहुत सारे समय शाम को भी योगा सेंटर्स चल रहे हैं। लेकिन अति उत्तम जो समय जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में शौच क्रिया से निपट करके ही योग करें तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगी। जी, इसके साथ ही कुछ ऐसी उम्र है, यानी अगर न्यूनतम हम उम्र की बात करें कि इससे पहले योगा नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ अलग से डेफिनेट उम्र डिसाइड की गई है इसकी? ऐसी कोई उम्र तो नहीं है, क्योंकि कुछ योग तो ऐसे हैं जो बच्चा जन्म लेते ही कर लेता है। जैसे कि आपने देखा हमारे योगा शास्त्र में ये चाइल्ड आसन का जिक्र है। चाइल्ड आसन यानी बच्चा आसन। कई बार बच्चा जब खेलता दौड़ता जब थक जाता है तो वो इस तरह से औंधा लेट जाता है। कभी आप पिक्स में देखेंगे, तलाशेंगे कि चाइल्ड आसन का पोस्चर क्या है, तो आप देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि योग करने की कोई वैसी पर्टिकुलर उम्र निर्धारित नहीं है कि ये व्यक्ति योग नहीं कर सकता। क्योंकि नेचर ने ऑलरेडी योग को बच्चों को जब बता दिया, किसी ने बच्चे को नहीं सिखाया कि आप चाइल्ड आसन लगाइए। एक 2-3 साल का छोटा नन्हा सा बच्चा या बच्ची आप देखते हैं कि वो औंधा सो जाता है, क्योंकि वो उसको हम चाइल्ड आसन कहते हैं। और कई सारे बड़े लोगों को हम जो है चाइल्ड आसन कराते हैं जब वो थक जाते हैं या उनको तनाव होता है, तो हम कहते हैं कि भाई आप हारे थके हैं, अपना कमरा बंद कीजिए और चाइल्ड आसन में ज़रा 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके लेट जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग की ऐसी कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं है कि इस उम्र से नहीं करना चाहिए। अब वज्रासन तो किसी भी उम्र का बच्चा लगा सकता है, चाइल्ड आसन कोई भी लगा सकता है। बिल्कुल, तो आयु की कोई सीमा नहीं है इसमें, कभी भी कोई भी कर सकता है। साथ ही साथ और भी जानकारी तो हम लेंगे ही। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, हरीश शर्मा जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? मैम नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा सवाल है कि हम जैसे व्यस्त जीवन में हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं योग के माध्यम से? मतलब कौन सा योग करना चाहिए जब हम सुबह शाम में स्वस्थ रहें और खुश रह सकें? बिल्कुल सही हरीश शर्मा जी, आपका भी योग के प्रति लगाव है। मुझे लगता है कि आप भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है आपके लिए, आप भी स्वस्थ रहें। और जैसे कि आपका सवाल है कि हम स्वस्थ रहें तो कौन सा योग करना चाहिए। देखिए, योग को यदि आप 1 से घंटा 1.5 घंटा करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं कहता हूँ उठिए, नित्य प्रतिदिन उठिए, गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुना पानी एक टेम्परेचर का जो रहता है, प्रतिदिन जो है 1 लीटर के आसपास गुनगुना पानी आप लीजिए। कटी चक्रासन कीजिए, और जब आप कटी चक्रासन करेंगे तो एक प्रेशर आपका तेजी से बनेगा, शरीर में जो मल है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो इस जैसे ही मल साफ होगा तो आप अलग तरह की फीलिंग्स करते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, उज्जाई प्राणायाम करें, कपालभाति क्रिया करें, और इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा, और कहीं ना कहीं आप जो है उस दिव्य शक्ति से जुड़ पाएंगे, क्योंकि योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। हम रुके हुए तब तक है। बिल्कुल। साथ ही साथ जैसे कि आपने डायबिटीज़ के लिए बताया था कि मेथी दाने का जो पाउडर है उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है, जो उनका बीपी है वो हाई रहता है। तो ऐसे में कुछ आम ऐसा इलाज या फिर आप बताना चाहें समाधान जो कि वो अपना सकें? देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप तनाव मुक्त रहें। और एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पे योग शास्त्र में उज्जाई प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम को जो है ये इस तरह से किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल। यानी कि ये एक योग की क्रिया हो, यानी इसमें हमने लंबी गहरी सांस ली है। लंबी गहरी सांस लेके गले से धीरे 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 करके श्वास को छोड़ा है, और इधर से यानी दाएं नाक से बंद करके बाईं तरफ से इसको छोड़ा है। तो इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका
जो परिणाम है वो डेली करने से ही अच्छे परिणाम मिले। जी, साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने बताया हमारे दर्शकों को करके, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया या फिर बहुत सारे आसन होते हैं जिनकी समझ नहीं होती है, तो एक इंस्ट्रक्टर का क्या महत्व होता है? किसी से जो एक्सपर्ट है उससे सीखना कितना ज़रूरी है ये? बिल्कुल, आजकल तो जो है देखिए इस समय योग इंस्ट्रक्टर लगातार है और इसमें योग में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी चल रहे हैं, योग में डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं। तो इस समय यदि इंस्ट्रक्टर की निगरानी में आप कोई योग को करते हैं, उसके नॉलेज में आप करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में कर पाएंगे। क्योंकि योग क्या है, योग या योग आसन एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से है, क्योंकि इसमें जो प्रमाण मिले हैं वो वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करके बताए गए। इसमें लगातार रिसर्च होती ही रहती है और प्रमाण भी मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो कि योग इंस्ट्रक्टर के निगरानी में, निर्देशन में यदि आप सीखते हैं योग को, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कई बार कुछ ऐसे आसन आप वीडियोस में देख करके कर लेते हैं, बिल्कुल, कमर आपकी खसक गई, अब वो ठीक नहीं, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है। के योग करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही साथ योग पर ये जानकारी देने के लिए लखन गुरु जी, डॉक्टर लखन गुरु, आपका हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, अभी समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, लेकिन आप अपने सवालों को तैयार रखिएगा। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं बैठ गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश पर्व के बारे में और साथ ही साथ जानकारी ले रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी। प्रकाश पर्व पे हमें जानकारी दे रहे हैं श्री ज्ञानी दिलीप सिंह जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी हमीदिया रोड भोपाल से, और साथ ही साथ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मदन मोहन सिंह जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं योग विभाग के। मानसरोवर से आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, तो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और प्रकाश पर्व के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। बहुत सारी सीख है जो कि गुरु नानक जी ने हमें दी है। तो दिलीप जी से हम ये और जानते हैं, आपने ये तो बता दिया कि लंगर के पीछे की क्या कहानी किस्सा है, और भी ऐसे ही रोचक किस्से हम आपसे जानना चाहेंगे। गुरु नानक के समय बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार किए। गुरबाणी में लिखा है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। उसने हिंदुस्तान के लोगों के उपर आके अत्याचार किए, जुल्म किए, हत्यावां कीतियां। बड़ा ही दुखदाई उसका घटना थी। और जितने साधु संत महात्मा थे बाबर के कहने के ऊपर सभी कैद में जेल में डाल दिए गए। उसके अंदर गुरु नानक को भी जेल में बंद कर दिया गया। सबको चक्की पीसने के दे दी गई। सभी कैदी जितने थे साधु संत महात्मा थे सब चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। पर गुरु नानक जी आंख बंद कर बैठे हुए हैं। उनके बुल्लों से बुल चल रहे हैं, परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं और उनकी चक्की अपने आप चल रही है और गेहूं भी चक्की में पड़ रहा है, आटा निकल रहा है। चौकीदार ने देखा कि एक ऐसा साधु संत महात्मा फकीर जिसकी चक्की अपने आप चल रही है, वो सब चला रहे हैं। तो उसने बादशाह बाबर को जाकर बताया कि आपकी जेल के अंदर ऐसा साधु संत महात्मा पीर फकीर आया है जिसकी चक्की अपने आप चल रही है। तो बाबर ने जब आकर देखा
तो उसने देखा ये तो कोई वली है, कोई अल्लाह का नूर है, तो मेरे से गलती हो गई है। उसने गुरु नानक पातशाह से माफ़ी मांगी और चरणों में पड़ गया। गुरु नानक ने कहा तुम बाबर नहीं हो, तुम जाबर हो। कोई ऐसा व्यक्ति किसी की व्यक्ति को नहीं कह सकता जो जुल्म करता कि तुम जुल्म करते हो। ये गुरु नानक का ही हिम्मत थी कि उन्होंने बाबर को कहा तुम जाबर हो, ऐसा जुल्म करना बंद करो और धर्मशाला लगाओ लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए द्वारू लंगर लगाओ। तो बादशाह बाबर बादशाह ने ऐसा ही किया, धर्मशाला खोली और गरीबों की सेवा करने लगा। गुरु नानक के चरणों में पड़ गया वो बाबर जी। और आप देखते भी हैं कि बहुत सारी, आप कहीं भी चले जाएं विश्व में आपको गुरुद्वारा मिल ही जाता है, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं, शांति से वहाँ बैठ सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं और गुरु नानक जी जो है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं प्राकृतिक चिकित्सा पे बात करने के लिए डॉक्टर मदन मोहन सिंह जी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है दर्शकों, तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि नेचुरोपैथी आखिर होती क्या है, इसमें क्या क्या आता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नेचुरोपैथी को हिंदी की भाषा में प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। प्रकृति यानी नेचर। हम नेचर, प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी जिसके बारे में बात करते हैं, अगर इसे हम सही भाषा में अगर परिमार्जित करें, परिभाषित करने की कोशिश करें, तो यह एक उपचार पद्धति के अलावा यह हमारा एक लाइफ स्टाइल, अगर इसे हम कहेंगे तो यह लाइफ स्टाइल ज़्यादा कहना उचित होगा। जी जी बिल्कुल। तो नेचुरोपैथी तो हमने समझ ली कि आखिर क्या होती है। अब इसमें थेरेपीज़ की अगर हम बात करें, क्या कुछ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं? इसमें ट्रीटमेंट्स कुछ ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हर चीज़ों के लिए अलग अलग बताए गए हैं, पर इस पे सबसे पहले जो सवाल होता है या सबसे पहले जो जहन में विचार आता है कि एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह लाइफ स्टाइल मॉडलिटी है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले व्यक्ति को जो है सुबह की दिनचर्या से लेकर के रात्रिचर्या तक का पूरा जो ज्ञान है वो बताते हैं। उसके साथ में जो हमारा प्रकृति है, जैसा कि हमारे नेचर में या शरीर के लिए कहा गया है, छित जल पावक गगन सवीरा पंच रचित यह अधम शरीर, जो हमारा ये शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। और यही हमारे पूरे विद्यमान कण कण में, जहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जहाँ पर कोई भी वस्तु विद्यमान है वहाँ पर जो है ये पंच तत्व विद्यमान होते हैं। इस सिद्धांत पर हमारा नेचुरोपैथी जो है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, वो काम करता है। इसलिए इसी सिद्धांतों को बेस रखते हुए हम चिकित्सा का काम करते हैं। जी बिल्कुल। ज्ञानी सिंह जी, क्योंकि गुरु नानक जी जो थे वो इस चीज़ का ज्ञान देते थे कि लोगों की सहायता करो, लोगों के लिए कार्य करो, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से वो सहायता कर सकते हैं दूसरे लोगों की? गुरु नानक जी का जब किसी काम में मन नहीं लगा तो उनकी बहन थी, 5 साल बड़ी थी, बेबे नानकी। तो गुरु नानक का जीजा थे जयराम जी। तो गुरु नानक के पिता ने कहा अपनी बेटी बेबे नानकी को कि आप इनको अपने पास ले जाओ और काम लगाओ जी। तो बेबे नानकी, उनका जीजा गुरु नानक का दौलत खां के पास नौकरी करते थे। वहाँ किराने की दुकान थी, मोदी खाना था। तो उनके जीजे ने गुरु नानक को मोदी खाने के अंदर उनकी नौकरी लगवा दी। जब कोई राशन लेता था, पहले जो मोदी खाना चलाते थे लोग, वो कोई अगर 5 किलो तोलते थे, उसमें से 200-400 ग्राम अपने पास रख लेते थे। तो गुरु नानक पातशाह ने ऐसा नहीं किया। तो गुरु नानक पातशाह ने तोला, एक किलो का धान 1, 2, 3, 4 किलो तोला। जब 13 के पास आए तो 13 के बाद उसने 14 नहीं तोला। जब उसने 13 जानिए परमेश्वर के 13 तो नौकरों ने जाकर दौलत खां को शिकायत की कि किसको नौकर रख लिया तुमने, वो तो मोदी खाना लुटा देगा, सब 13 घाटा पड़ रहा है, तो 13 के आगे बढ़ता ही नहीं है। 13 कह के सबके खजाने भरी जा रहा है वो तो। जब उससे दौलत खान ने देखा, उसका मुंशी ने हिसाब किया तो घाटा नहीं पड़ा, बल्कि उनके गुरु नानक के कुछ रुपए और निकले। तो दौलत खान ने कहा भाई ये तो आपने गलत बयानी की है, गुरु नानक तो अच्छा है।
तो वो दौलत खां ने कहा नहीं आप काम करो। गुरु नानक ने कहे आपको विश्वास नहीं है जो लोग बेईमानी करते हैं तो मैं ये काम नहीं करूँगा। गुरु नानक पातशाह ने वो दौलत खाना और नौकरी छोड़ दी, मैं तो परमेश्वर की बंदगी ही करूँगा, नौकरी नहीं कही। तेरा बाप मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा, सब कुछ परमेश्वर का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ परमेश्वर का ही है। आप भी अपने सवालों को हम तक पहुंचा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से। कार्यक्रम में स्वागत है आपका प्रदीप जी। हाँ, ईशा, पहले दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को और जो ज्ञानी जी बैठे हुए हैं आपको गुरु नानक जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, अपना प्रश्न पूछें आप। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पंचभूतों पर आधारित है। 5 तत्वों को बैलेंस करके प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की जाती है। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए, जल तत्व को बैलेंस करने के लिए, वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए और भी जो बचे हुए तत्व हैं इनको बैलेंस करने के लिए अलग अलग चिकित्सा कैसे की जाती है, इसको थोड़ा क्लियर कट समझाइए, है ना। और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की लिमिटेशंस क्या है, ये मतलब कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इसको यूज नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में डिटेल, है ना। जी, बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप जी आपका। जैसा आपने कहा कि ये पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, पहले भी मैंने चर्चा करी है। तो पंच तत्वों में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पोर्शन होता है वो आकाश महाभूत होता है, जो इन सभी 4 महाभूतों को बैलेंस बनाए हुए होता है। क्योंकि आकाश महाभूत जो है वो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, चाहे हमारे आहार नली से संबंधित हो, चाहे हमारी श्वास नली हो, चाहे हमारे रक्त वाहिनियाँ हो, चाहे हमारे भोजन नलियों से संबंधित या शरीर के सूक्ष्म जो नलियाँ होती हैं, वहाँ सब जगह आकाश महाभूत की अधिकता होती है। जहाँ जहाँ आकाश महाभूत होगा वहाँ पर ही किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी की जा सकती है। क्योंकि आकाश महाभूत के बगैर वायु जो महाभूत है वो चल नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। ऐसी जल प्रवाहन के लिए, जो जल महाभूत है उसके प्रवाहन के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है, वहाँ आकाश महाभूत की आवश्यकता होती है। इसके बाद अग्नि महाभूत के लिए, तो अगर आकाश महाभूत नहीं होगा, वहाँ पे खावय गुण नहीं होगा, तो वहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो है शरीर में जो अग्नि है, 13 तरह की अग्नियाँ जो बताई गई हैं, वो अग्नियों का प्रज्वल नहीं हो सकता और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत हमारे जो मांसपेशियाँ हैं और जो हमारे शरीर का भारीपन है उसको डिफाइन करने के लिए पृथ्वी महाभूत होता है। तो इन महाभूतों से संबंधित, इन अंगों से संबंधित अगर बीमारियां होती हैं तो उन तत्वों को ठीक करने के लिए उनसे संबंधित अलग अलग तरह की व्याधियां होती हैं। उन व्याधियों को ठीक करने के लिए उन महाभूतों को ठीक किया जाता है। जो महाभूत से संबंधित हो गया है उस महाभूत से संबंधित हम उपाय होते हैं। जैसे अलग अलग तरह के, अलग अलग में जल के लिए होता है कि जल का कई तरह से, बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह की नेचुरोपैथी। अब नेचुरोपैथी जैसे शब्द आपने सवाल पूछा कि नेचुरोपैथी के लिए अलग अलग बीमारियों के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं, तो नेचुरोपैथी में सबसे पहले किसी भी व्याधि को ठीक करने के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर मार्ग। तो बाह्य जो मार्ग है उसका हम प्रयोग आप देख सकते हैं, जैसे मृदा चिकित्सा होती है, मिट्टी का लेप करते हैं अलग अलग तरह की व्याधियों में, अलग अलग उसका लोकल एप्लीकेशन होता है, डायरेक्ट और उसमें इनडायरेक्ट 2 तरह के एप्लीकेशन होते हैं। इसी तरह का आभ्यंतर जो प्रयोग करते हैं उसमें हम रोगी के जो बीमारी हुई है उससे संबंधित, महाभूत से संबंधित उसको हम डाइट देते हैं, जो सुबह की दिनचर्या से लेकर के उसके खाने में हम उन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं जिससे उसकी बीमारी को कंट्रोल किया जाता है और ठीक किया जा सकता है। जी, साथ ही साथ कुछ ऐसी लिमिटेशंस के कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं नेचुरोपैथी का? हाँ, नेचुरोपैथी में क्या है कि अगर व्याधि किसी एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है तो उसको पहले कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको जैसे किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि पाइल्स हो गया है, तो उसके लिए आयुर्वेद की पद्धति से या क्षार सूत्र या उसको ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ेगा, या एलोपैथी में कोई इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तो आपको एलोपैथी में जाना पड़ेगा। कुछ चिकित्साओं के लिए आप चिकित्सक के सर्जरी की चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पर जैसे अब किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया है, आप उदाहरण समझिए, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति का हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, उसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हमें तो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जब हम रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम वहाँ डायग्नोस करेंगे इसको प्रॉपर पर्टिकुलर किस जगह हुआ है, फिर उसको हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। जैसे हम, आप प्लास्टर हर व्यक्ति जानता है, तो प्लास्टर लगा करके हम उसके
जो फ्रैक्चर हो गया है उसको ही हम एक अलाइनमेंट देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कर करके उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम नेचुरोपैथी के माध्यम से उसके डाइट में और अन्य क्रियाओं के द्वारा, जैसे जल है, द्रोणी है, अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग व्याधियों के लिए बताया गया है। तो पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए पर्टिकुलर जो है क्रिया जो होती है नेचुरोपैथी की वो की जाती है जी। तो दर्शकों, नेचुरोपैथी इस पर हम बात कर रहे हैं और आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आप हमसे, क्योंकि डॉक्टर मदन मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके लाभ बहुत सारे हैं और अब आप भी अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रकाश पर्व पे भी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम सभी मना रहे हैं गुरु नानक जी की जयंती आज, और हम कुछ ऐसा जानते हैं उनके बारे में कि ज्ञानी सिंह जी के आज के ज़माने में जो लोग हैं, गुरु नानक जी के द्वारा बताई गई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, सीख है जो अपने जीवन में उतार सकते हैं। गुरु नानक पातशाह एक बार मक्के की यात्रा को गए, यात्रा करने के लिए। उनके साथ संगी साथी भी थे, संगत भी थी और मुसलमान धर्मों के भी लोग थे, सब जा रहे थे। और गुरु नानक, गर्मी का मौसम था और गुरु नानक के सिर के ऊपर एक छतरी चल रही थी ऑटोमेटिक, ईश्वर की कृपा से, जो छांव कर रही थी। तो एक फकीर ने कहा आपका नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम नानक है। उसने कहा आप तो हिंदू हो, आप मक्के में नहीं जा सकते, आप यहीं रहो, आप हमारे साथ नहीं चलते, आप आगे चले, पीछे चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आगे पीछे हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं जी। तो वो आगे पीछे हो संग आगे चला गया। तो जब ये बाकी लोग जो मुसलमान थे सब थे मक्के में गए, जब उन्होंने जाके देखा तो गुरु नानक तो सबसे पहले मक्के में बैठा हुआ था। तो सफ़र के करते करते जब थकान हुई तो मक्के में जाके वो अपना लेट के जाके, उनको नहीं मालूम था कि मक्का कहाँ कहाँ नहीं है। तो जब काजी उठा उसने देखा कि एक फकीर, एक इंसान मक्के की ओर पैर लगाकर सो रहा है। उसने पूछा भी कौन हो भाई, कौन फकीर हो भाई, जे मक्के की तरफ तुम पाँव लगा के छोड़ के सो रहे हो। तो गुरु नानक ने कहा भाई यहाँ मक्का नहीं है, वहाँ मेरे पाँव वहाँ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैं थका हुआ हूँ, मैं बेसब्र हूँ। तो उसने गुरु नानक को टंगे पकड़े घुमाया, जहाँ घुमाए वहाँ मक्का, उधर देखा वहाँ मक्का, वहाँ मक्का। इससे गुरु जी ने उपदेश दिया कि जो मक्का है, जो अल्लाह है, जो खुदा है, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो एक जगह पे नहीं है, वो बंदिश नहीं है, वो तो सबके अंदर है, वो कण कण के अंदर है। बिल्कुल, हर जगह पर ही है। राम बोले राम बिना को बोले रे, वो सबके अंदर है भाई, सबके अंदर सबका परमेश्वर है वो। जी बिल्कुल। डॉक्टर मदन मोहन सिंह जी, हम आपके सामने बिल्कुल ऐसा देख पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, लोगों का जो उपचार है वो करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके द्वारा देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे लास्ट कॉलर ने अभी हमें बताया था कि आपको जो है अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग चिकित्सा पद्धति का कैसे प्रयोग करेंगे या कैसे ठीक करेंगे जी। तो सबसे बड़ी अभी समस्या जो आ रही है, इस समय आ रही है, लोगों को सांस की संबंधित समस्या हो रही है, एलर्जी हो रही है, राइनाइटिस हो रहा है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अभी आपने पोल्यूशन के लिए अभी हाल ही में इंडेक्स देखा है कि दिवाली के कारण या पोल्यूशन के कारण दिन प्रतिदिन हमारा एयर क्वालिटी जो है वो घटता जा रहा है। उसके कारण हमारा सांस नली जो है, सबसे पहले नाक में चोक होता है, इन्फेक्शन होता है। तो उसके कारण से ये देख रहे होंगे आप, हमारे पास दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये जल नेति पात्र है, इसे हम जल नेति पात्र कहते हैं। तो इसमें के द्वारा हम जो रोगी को जल नेति क्रिया कराते हैं, तो जिससे जो नेजल पैसेज है वो क्लियर होता है और राइनाइटिस जैसी बहुत सारी बीमारियां, जो रात में अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है, ऐसी सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हम जल नेति का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही सरल है जी। कैसे खुद भी किया जा सकता है, अगर घर पे अगर कोई करना चाहे? किया जा सकता है, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। हमें गुनगुना पानी लेना है, लेकिन हमें करने से पहले मेरा ये सभी दर्शकों, आपके माध्यम से दर्शकों से ये अनुरोध है कि YouTube में देख करके या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख करके बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार आपके आसपास जो चिकित्सक मौजूद हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं या कोई योगाचार्य हैं, जो लोग जल नेति क्रिया का अभ्यास सिखाते हैं, उनसे एक बार आप जाइए, उनसे परामर्श लीजिए, क्योंकि वो आपकी स्थिति को देख करके
कैसे आपको करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें सिखाएंगे। जी। और उससे आप ये जल नीति के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को जल चिकित्सा से नेचुरली, कुछ भी इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ आपको जो है नेचुरली करने के लिए है। जी, इसको भी करने का कुछ समय रहता है? इसके लिए कोशिश तो ये करना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग करें, सुबह माने 8 बजे से पहले पहले अगर हम कर लेते हैं जी। तो बहुत अच्छी है। उसकी कुछ क्रियाएं हैं कि हमें अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, नेजल पैसेज को क्लियर करना है, और उसके बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस बरतने होते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, हार्डली 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। 10 मिनट देंगे आप, जल नीति कंप्लीट हो जाएगा। जी, ये बात हो गई है जल नीति जी, की। जी, जल अगर हम बात करें, बहुत सारे कुछ पैक्स भी रखे हुए हैं आपके सामने। जी, ये जैसे अभी मृदा चिकित्सा यानी मिट्टी चिकित्सा के लिए है, ये जल चिकित्सा और मृदा चिकित्सा के लिए। तो मेरे हाथ में आप देखेंगे 2 तरह की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये गरम पट्टी है, ये गरम कपड़े का बना हुआ होता है। इसको हम ऐसे खोल करके प्रयोग करते हैं ताकि जिस जगह हमें यूज़ करना है, प्रयोग करना है, उस जगह हम दर्शकों को मैं थोड़ा सा इसका खोल के डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि ये पट्टी जो है आप अपने से प्रयोग नहीं करते, ये जो योग केंद्र होते हैं या नेचुरोपैथी केंद्र होते हैं वहाँ ऐसा इसका प्रयोग करते हैं। जी। तो इसके अंदर या उष्ण जो चीज़ें हैं, गर्म पानी है, गर्म मिट्टी का लेप लगा करके इसके ऊपर से इसको लेप कर दिया जाता है। तो जहाँ भी कहीं किसी भी तरह का सूजन या दर्द है उसको ये ठीक करने के लिए काम आता है। इसी तरह से इसे हम गरम पट्टी लपेट कहते हैं। और ये दूसरी पट्टी आप देख रहे हैं, ये पतले कपड़े की बनी हुई है। अगर जहाँ पर हमें उष्णता है यानी जहाँ हमें ठंडक की आवश्यकता है वहाँ हम शीतल जल की पट्टी करेंगे या शीतल मिट्टी का लेप करेंगे या औषधियों का लेप करेंगे, उसके ऊपर इस पट्टी को लगाते हैं, ये शीत पट्टी कहलाती है। जी। तो ये दोनों तरह की पट्टियाँ जो पित्तज व्याधि है यानी जिनमें महाभूत के हिसाब से हम देखेंगे जहाँ अग्निभूत की प्रधानता हो गई है या अग्निभूत बढ़ गया है, वहाँ पर हम ये शीतल पट्टी का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर अग्निभूत महाभूत की कमी हो गई है यानी वहाँ शरीर में ठंडक हो गई है या किसी भी तरह का है, तो उसके लिए हम गर्म पट्टी का प्रयोग करते हैं। तो यह पट्टी आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की पट्टियाँ हम लाए हैं आपके लिए। और ये अभी सबको घरों में दिखाई दे जाता है, ये आप सबके घरों में मिल जाता है, जनरली अवेलेबल है। ये इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से गर्म हो जाता है। तो इसको हम गर्म सेक के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह का ये होता है ये इजीली घरों में अवेलेबल होता है। इसके प्रयोग के लिए हम ये आसानी से मिल जाता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ प्रतीक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैडम मुझे जल नीति के बारे में जानकारी चाहिए थी। जल नीति के लिए मैंने अभी आपको बताया। जल नीति के लिए ये प्रतीक जी आप अगर टीवी देख रहे हैं तो ये हमारे हाथ में एक जल नीति पात्र है। ये आपके नियरेस्ट कहीं भी किसी भी बर्तन की शॉप पे मिल जाता है, वहाँ से आप इसको परचेज कर लीजिए। और अगर आपको जल नीति के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि क्या स्वस्थ व्यक्ति जल नीति नहीं कर सकता। स्वस्थ व्यक्ति को जल नीति बहुत फ़ायदेमंद है। उससे हमारे चेहरे का ओज बढ़ता है, हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, हमारी सांस प्रश्वास की क्रिया बढ़ जाती है, और नेजल से संबंधित किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन है, अनिद्रा है, ये सब रोगों में ठीक करने के काम आता है। अब इसमें हम क्या करते हैं मैडम कि ये थोड़ा सा हम जल लेंगे घर पे, उसको हल्का सा गुनगुना करेंगे जी। अगर हम नेचुरोपैथी की क्रिया से देखेंगे कि जल नीति करना है तो हमें इसमें हमें नमक नहीं मिलाना कहा गया है नेचुरोपैथी की दृष्टि से। क्योंकि हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसमें हमें सेंधव लवण थोड़ी सी मात्रा में इसको मिक्स कर लेना है। अगर हम 1 लीटर जल लेते हैं, 1 लीटर जल में हम जो है आधा चम्मच नमक मिला देंगे और उसको हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना करके हम पात्र रखेंगे। एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उस पोजीशन में रख के हम एक नाक और दोनों नाक को चेक करेंगे, नोस्ट्रिल्स को, कौन सा नोस्ट्रिल खुला हुआ है, और इसको एक नाक से लगा करके दूसरे नाक से हम जल बाहर की तरफ निकालते हैं। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि हमें पहले ये चेक करना है सुबह सुबह जब क्रिया करने से पहले कि हम जो है हमारे दोनों नॉस्ट्रिल प्रॉपर खुले हुए हैं। अगर दोनों नॉस्ट्रिल खुले नहीं हैं तो हमें कपालभाति करके उस नॉस्ट्रिल को खोलना है, तभी हम करें। अगर एक नाक हमारी बंद है और दूसरी नाक खुली हुई है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है जी। दूसरा कि जल नीति करने के बाद हमें कपालभाति अवश्य ही करना है, कम से कम 50 आप ब्रीथ करना है, ताकि जो अंदर जल रेस्ट बचा हुआ है वो शरीर से बाहर निकल जाए। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, राहुल यादव जी सीहोर से। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी राहुल, नेचुरोपैथी क्या कोई चिकित्सा है या जीवन जीने की कला?
नेचुरोपैथी बिल्कुल आपने सही, बहुत ही ये है, बहुत सारे दर्शकों के उसमें रहता है कि नेचुरोपैथी कोई उपचार पद्धति है। इसका आविष्कार बहुत पहले से हो चुका है। आचार्यों ने हमारे वेदों में, पुराणों में पूरी जो लाइफ स्टाइल का वर्णन है वो एक तरह से हमारी नेचुरोपैथी है, जो हमारे किचन में भी होती है, हमारी दिनचर्या में भी होती है, हमारे खाने पीने में होती है, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। अभी जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, आज से ठंड हो गई है, तो ठंड के हिसाब से हम खाने में अपनी देखेंगे आपकी गर्म चीज़ों का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लग जाते हैं। हमारे घरों में हमारी माँ जो होती हैं, किचन में जो लोग हमारी दादियाँ हुआ करती हैं, ये सब लोग हमारे धीरे धीरे हमारे खाने का जो डाइट है उसमें ऑटोमेटिकली गर्म चीज़ों का जो है इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। तो जो नेचुरोपैथी है वो आज के समय में परिप्रेक्ष्य में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में हो गई है, लेकिन चिकित्सा पद्धति के साथ साथ में यह एक हमारा लाइफ स्टाइल है। जी, तो ये जीवन शैली का हिस्सा तो है ही, लेकिन अगर किसी को कोई समस्या जाती है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसे भी ठीक किया जा सकता है इसके द्वारा। प्रकाश पर्व हम सभी मना रहे हैं। ज्ञानी सिंह जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या कुछ तैयारियां पहले से की जाती हैं, क्योंकि आज के दिन तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में आपने हमें जानकारी दे दी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले ही बनाया जाता है, फिर अब आने वाले कुछ दिनों में भी कुछ कार्य किए जाएंगे? गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व से पहले 40 दिन प्रभात फेरियाँ भोपाल में निकाली जाती हैं, जो कि भोपाल के अलग अलग एरियो में जाती है। सुबह 4 बजे शुरू होती हैं जी, और लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक भजन कीर्तन करती मंडली घरों घरों में पहुंच के अपना गुरबानी कीर्तन करती है, संदेश देती है कि गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व आ रहा है, और तैयारी करने के लिए सबको संदेश दिया जाता है, सूचना दी जाती है। और उसके बाद इस प्रभात फेरी के अंदर कम से कम 700-800 महिलाएं, बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग शामिल होते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये तैयारी होती है। सब दुनिया को, भोपाल वासियों को संदेश दिया जाता है, सूचना दी जाती है कि गुरु नानक पर्व की तैयारी करने के लिए। जी बिल्कुल। मदन मोहन सिंह जी, आपसे एक और सवाल है मेरा कि जब प्राकृतिक चिकित्सा की बात होती है, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपने बताया कि जीवन शैली का ये हिस्सा भी है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? आपने बताया कि जल का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ हैं जिनका उपयोग हम घर में ही कर सकते हैं? जी, नेचुरोपैथी में सबसे पहला, जैसा आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सुबह उठने की जो क्रियाएँ हैं हमारी, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में दिनचर्या बोलते हैं, तो दिनचर्या में सबसे पहले हमें जिन जिन क्रियाओं को करना है। अब अभी सबसे मोस्ट समस्या हमारे जो होता है, आचार्यों ने वर्णन किया है कि सर्वे रोगोपि मंदाग्नि, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके हम 13 तरह की अग्नियाँ बताई गई हैं, उसमें जो जठराग्नि है वो प्रमुख रूप से होती है। तो अभी जितनी व्याधियाँ हो रही हैं हमें, वो अग्नियों के कारण हो रही हैं। तो मंदाग्नि हो जाती है, उसके कारण सबसे प्रमुख कारण है कि हमारा जो खाने का समय है वो निश्चित नहीं होता है। मतलब हम सुबह का नाश्ता स्किप कर रहे हैं, या हम सुबह नाश्ता प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, सुबह नाश्ते में क्या खाना है उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, दोपहर का लंच हम आपाधापी के दौर में हम स्किप कर रहे हैं, फिर हम लेट नाइट लौट के आ रहे हैं तो हम लेट नाइट भोजन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो मेरा आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमें रात के खाने पे सबसे पहले कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इससे हमारी पूरी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि रात में क्या होता है कि हम अगर लेट नाइट खाना खाते हैं, और बहुत सारा देखा गया है कि हम खाना खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं तुरंत, हमें सोने से और खाना खाने के बीच का गैप कम से कम 2 घंटे का समय अंतराल रखना पड़ेगा। रात की डाइट हमें अच्छी रखनी पड़ेगी, हमें कुछ उसमें लिक्विड डाइट चेंज करनी पड़ेंगी, जिससे हमारा जो सुबह का प्रातःकालीन है, यानी नींद जो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे हमारा अगला दिन जो है वो व्यवस्थित रहे। हमें अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है, दिन भर हमारे थकान जो होती है शरीर में, वो हमारी सारी जो अव्यवस्था है वो नींद के कारण होती है और हमारी डाइट के कारण होती है। जी हाँ। डॉक्टर सिंह, पता कैसे चलेगा, क्योंकि इतने सारे 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, अब इसमें अग्नि तत्व में कुछ वैसा है, गड़बड़ी हो रही है, या फिर जल से संबंधित कुछ समस्या जा रही है, तो आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा इसके बारे में? देखिए, अग्नि इसमें क्या है, इसके अलग अलग लक्षण मिलते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। अब मान लीजिए कि हमको कहीं किसी भी व्यक्ति को सामान्य रूप से हमें पानी पीने के लिए बताया गया है, और उसको अगर प्यास ज़्यादा लग रही है जी, प्यास ज़्यादा लग रही है, उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, उसको बात बात पे थोड़ा सा उसको गुस्सा आ रहा है,
या थोड़ा सा रेस्टनेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि उसका जो अग्नि गुण है वो बढ़ गया है, माने जो सामान्य अवस्था से होना चाहिए वो बढ़ गया है। अगर यही सेम कंडीशन हो गई कि उसको थकान महसूस हो रही है, लेजीपन आ रहा है, उसके शरीर का वजन बढ़ रहा है, यानी वो अग्नि तत्व की कमी हो रही है। तो जब अग्नि तत्व की कमी हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ जल महाभूत की अधिकता हो रही है। जल महाभूत जब जैसी अधिकता होगी वो ऑब्वियसली आपके शरीर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, इससे के कारण आपका वजन बढ़ेगा। जो अभी बीमारियां आप देख रहे हैं, डायबिटीज से लेके मोटापा भी सामान्य व्याधि हो गया है, हर व्यक्ति के लिए समस्या बनता जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं में और बच्चों में सबसे बड़ी है। उसका कारण ये है कि हम जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो चेंज हो गया और हम खाने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम बाहर की चीज़ें दिन भर खाते रहते हैं। जी बिल्कुल। ज्ञानी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि गुरु नानक जी की जयंती है, कैसे मनाई जाती है, इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकाश पर्व में जब लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्या संदेश एक दूसरे को देते हैं, और साथ ही साथ आप भी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिख के अंदर मिलता है तो वहाँ बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक खालसा भी वाहेगुरु का है और फतेह भी वाहेगुरु की है। इंसान का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। गुरु नानक पातशाह का संदेश है, प्रभाते उठ नाम जप निस बासर आराध कारा तुझे न लग गई नानक मिटे उपाध। जो प्राणी अमृत वेले उठ के प्रभात वेले उठ के सिमरन बंदगी करता है उसको जिंदगी के अंदर कभी दुख तकलीफ नहीं आ सकती। थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, सतगुरु का उपदेश कमावे। खान पीन में गुरु महाराज ने क्या है, संयम रखना चाहिए। बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़िए मन में चरे विकार। ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए जिसके खाने के नाल शरीर के अंदर विषय विकार पैदा हो, रोग पैदा हो। सादा खाओ, सुखी रहो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खाने की बातचीत हो ही रही है और जब बात निकली है तो आखिर नेचुरोपैथी और इसमें खान पान के महत्व, किसको क्या ध्यान रखना चाहिए? जी खान पान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम जितनी नेचुरोपैथी, जैसा आपको बताया मैंने प्राकृतिक, तो जो हमारे भोजन है उनको जितने कम से कम हम फॉर्मेट में लेंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगा। जी फॉर्मेट का मतलब ये है कि उसके जितने प्रोसेसिंग हम करते जाते हैं। अब आप देखिए कि पहले हमारे जो आज गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व है, उस विषय पे पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, विचार करेंगे तो पहले हमें चने, गेहूं, ज्वार, इन सब की जो है सिर्फ उबले हुए अन्न खाने के लिए मिलते थे। तो वो हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी हैं, उन्हीं को हमें प्रयोग करना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको पहले प्रोसेस कर रहे हैं, फिर उसको हम फ्राई कर रहे हैं, फिर उसको हम 2 दिन प्रिजर्व कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, फिर हम 3 दिन बाद उसको दोबारा से प्रयोग कर रहे हैं। जी, ये प्रोसेस की बात हो गई। इसमें फास्टिंग का क्या महत्व है? इसमें फास्टिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कि फास्टिंग क्या है। फास्टिंग क्या है, अभी 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा धार्मिक व्यू से अगर फास्टिंग देखेंगे, एक हम जो है हमारे अभी राजनीतिक लोग भी फास्टिंग करने लग गए हैं। और इसमें फास्टिंग में 2 तरह के फास्टिंग होते हैं कि हम एक लगातार फास्टिंग कर रहे हैं या एक हम अंतराल के ड्यूरेशन में फास्टिंग करते हैं। जो हम शरीर को शोधन के लिए फास्टिंग करते हैं वो 1 दिन का भी फास्टिंग हो सकता है, 2 दिन का, और मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा का फास्टिंग बिल्कुल। तो नहीं ये करना अलग अलग फास्टिंग के टाइप्स हैं जो कि कर सकते हैं और जीवन शैली में अपनाया जा सकता है। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो नेचुरोपैथी का उपयोग कर सकते हैं? नेचुरोपैथी का उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि हम सुबह अपनी दिनचर्या से लेकर के हमें एक्सरसाइज, योगाभ्यास, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते हुए सुबह हम नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों का प्रयोग करें। जी, कम से कम तली हुई चीजें खाएं, बाहर के मार्केट की चीजें बिल्कुल। कम से तो कम जो प्राकृतिक जीवन शैली है उससे जुड़े रहे हम सभी। मदन मोहन सिंह जी डॉक्टर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका हार्दिक धन्यवाद। साथ ही साथ श्री ज्ञानी दिलीप सिंह जी, आपका भी हार्दिक आभार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दीदी की टीम और डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।